नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है ये। उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी वेबसाइट है प्लस जितने भी लेटेस्ट एक्ट हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट्स हैं, जहां से जितनी भी उत्तर प्रदेश की न्यूज होती है उन सबको छांट के लाया गया है ये करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का पापा वीडियो है ये। इसको आप जरूर देखिए। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी आयोग के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की, पीसीएस की, बीओ की, लेक्चरर की, जीआईसी की, जितने भी वैकेंसी निकलती है यूपीपीएससी की, जहां जीएस और करंट अफेयर आता है, उन सबके लिए जरूरी है ये वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जहां जहां उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाने की संभावना रहती है, उन सबके लिए जरूरी है ये वीडियो। और अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो यूपी के सारे एग्जाम्स में, यूपीपीएससी के आरओ में हो गया, पीसीएस में हो गया, बीओ में हो गया, और भी जितने एग्जाम्स हैं जहां जीएस और करंट आती है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो भैया ये उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड पापा वीडियो है ये। इसको देखिए पूरा। वीडियो के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पिछले 8 साल से इसको फॉलो करने वाला, स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पीडीएफ पेड ही रहेंगी। इनकी मंथली बाइलिंगुअल यूपी करंट की, बिहार करंट की, टोटल करंट की पीडीएफ आप हमारे ऐप में पा सकते हैं। पापा पीडीएफ वाला फोल्डर में आप जो है सर्च करके बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में पिछले महीने का यूपी का, उत्तर प्रदेश का जितना करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही लिया गया है। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे जून मंथ 2025 का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का अगर आप कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप के बारे में अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। एग्रीमेंट सेक्शन सबसे पहले जून मंथ का यूपीसीडा, उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और आईआईटी बीएचयू ने यहाँ पर सहयोग समझौता किया है। बेसिकली ललितपुर में जो फार्मा पार्क बनने वाला है, फार्मास्यूटिकल पार्क जो प्रस्तावित है ललितपुर में, उसको लेकर के सहयोग समझौता हुआ। यूपीसीडा इसमें ऑपरेशन, इवैल्यूएशन, सर्टिफिकेशन, इस्टेब्लिशमेंट और डिज़ाइन संबंधी सहयोग प्राप्त करेगा आईआईटी बीएचयू से। ठीक, तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, पहले करंट अफेयर में एक फार्मा पार्क यहाँ पे बन रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये कहाँ बन रहा है? ललितपुर में बन रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार और ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है राज्य की शिक्षा प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक पहुँचाने के लिए। तो इसमें मोनाश यूनिवर्सिटी का सहयोग उत्तर प्रदेश सरकार प्राप्त करेगी अपने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक ले जाने के लिए। ठीक, अपॉइंटमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर श्री राजीव कृष्ण ये न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं उत्तर प्रदेश के, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एक्टिंग। तो कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक डीजीपी बन करके आए हैं श्री राजीव कृष्ण। आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर मयंक सिंह निदेशक द नेशनल डेंड्रीमर एंड टेक्नोलॉजी सेंटर अमेरिका। डॉक्टर मयंक सिंह बेसिकली बाघी विलेज से बिलोंग करते हैं, नारायणपुर डेवलपमेंट ब्लॉक, चुनार, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश से, और फर्स्ट साइंटिस्ट हैं इंडियन ओरिजिन के, जिनको ये नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर अमेरिका में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे। श्री राजकुमार मिश्रा ये वेलिंगबरो ब्रिटेन टाउन के मेयर बने हैं, मेयर ऑफ वेलिंगबरो यूके टाउन। तो यूके के एक टाउन में मेयर बने हैं श्री राजकुमार मिश्रा। ये भी बेसिकली मिर्ज़ापुर जिले से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से ओरिजिनली। स्कीम कैंपेन इनिशिएटिव हमारा अगला सेक्शन है। नव्या इनिशिएटिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त इनिशिएटिव है नव्या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने शुरू किया है। कहाँ शुरू किया है? सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से इसको लॉन्च किया है। तो बस ये वेन्यू जरूरी हो सकती है हमारे एग्जाम के लिए, इतना ही जरूरी है। लेकिन इसमें करने के हवाले ये भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें बेसिकली वोकेशनल ट्रेनिंग किसको प्रोवाइड करवाई जाएगी? एडोलेसेंट गर्ल्स को, यानी किशोरी जो महिलाएं हैं, मतलब जिनकी एज ग्रुप 16 से 18 ईयर्स है और जिनका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, उनको कुछ नॉन ट्रेडिशनल जॉब्स में बेसिकली ट्रेन करने वाले हैं। और इसमें
19 स्टेट्स के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कवर किया गया है। 27 डिस्ट्रिक्ट में ऑल ओवर इंडिया, 19 राज्यों में ये इसको लागू किया जाएगा नव्या इनिशिएटिव को। तो उद्देश्य इसका ध्यान रखिएगा, उद्देश्य क्या है? वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना किशोरी युवतियों को, मतलब 16 से 18 वर्ष की युवतियों को जिनका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, उनको नॉन ट्रेडिशनल जॉब्स के लिए तैयार किया जाएगा। समिट सेक्शन पे आ जाते हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक, इसका आयोजन हुआ था होटल ताज वाराणसी में। पहली बार ऐसा हुआ है कि सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीट हुई है वाराणसी में। पहली बार ये महत्वपूर्ण बैठक वाराणसी में आयोजित की गई है। इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए थे। जोनल काउंसिल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका आइडिया सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1956 में रखा था, जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया था। उन्होंने कहा था कि कुछ जोनल काउंसिल यहाँ पे बना देनी चाहिए जिससे स्टेट्स आपस में सहयोग के तहत काम करें। तो सेंट्रल जोनल काउंसिल में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। और सेंट्रल जोनल काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो भी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? प्रयाग में, प्रयागराज में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बोधि यात्रा के बारे में बात करेंगे। बिम्स्टेक समिट जो लास्ट हुई थी उसमें भारत ने अपना बोधि इनिशिएटिव अनाउंस किया था, ये हमने आपको बताया था। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव बोधि करके ये भारत ने लॉन्च किया था। बेसिकली बिम्स्टेक कंट्रीज़ को ये भारत सपोर्ट करने वाला था कि लोग यहाँ पर आकर के यात्रा करें और नालंदा यूनिवर्सिटीज़ में और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूशन से जुड़ करके अपना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करें। तो बोधि यात्रा ट्रिप फैमिलाइजेशन ट्रिप है, ये ऑर्गेनाइज की गई थी 2 जून से 7 जून तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उत्तर प्रदेश और बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन से। और 50 डेलीगेट्स यहाँ पर 5 आसियान देशों से आए थे। कैम्बोडिया से, लाओस से आए थे, थाईलैंड से, वियतनाम से आए थे इस ट्रिप में पार्टिसिपेट करने। बोधि इनिशिएटिव के तहत भारत ने टारगेट रखा था 300 डेलीगेट्स को प्रतिवर्ष बुलाने का आसियान कंट्रीज से। तो पहली ट्रिप पर ये लोग आए थे, 50 लोग आए थे इन आसियान देशों से। और ये लोग कहाँ पे विजिट कर रहे थे? जैसे 7 जून को सारनाथ में विजिट कर रहे थे। और 6 फेमस बुद्धिस्ट प्लेसेस जो हैं जैसे श्रावस्ती है, कपिल वस्तु, कुशीनगर, सारनाथ, वाराणसी, आगरा, लखनऊ, इन सब में इन लोगों ने विजिट किया था बोधि यात्रा फैम ट्रिप के तहत। आगे है इंटरनेशनल ट्रेड शो। इंटरनेशनल ट्रेड शो लगातार 2 वर्षों से हो रहा है, तीसरा भी ऑर्गेनाइज किया गया था। इंटरनेशनल ट्रेड शो ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था, ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी मेज़बानी की थी और साथ ही यूथ अड्डा का लोकार्पण किया था। सीएम युवा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया था। बरेली और मुरादाबाद में 18 करोड़ रुपए की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट CFC परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया था। थर्ड इंटरनेशनल ट्रेड शो भी ग्रेटर नोएडा में ही हुआ था पिछले के जैसे। एक्चुअली अभी हुआ नहीं, अनाउंसमेंट हुई है। सितंबर में ही लास्ट टाइम हुआ था सेकंड वाला, और सितंबर अक्टूबर के करीब फर्स्ट वाला भी हुआ था। तो ग्रेटर नोएडा में ही होगा, ये अनाउंसमेंट किया गया था योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। आगे है व्यापारी कल्याण दिवस। लोक भवन लखनऊ में व्यापारी कल्याण दिवस बनाया गया था। व्यापारी कल्याण दिवस किसके बर्थडे पर बनाया गया? फिलैंथ्रोपिस्ट भामा शाह जी के बर्थडे पर जो है अब ये व्यापारी कल्याण दिवस बनाया गया था। योगी आदित्यनाथ जी ने भामा शाह सम्मान से कई सारे ट्रेडर्स को सम्मानित किया जो हाईएस्ट रेवेन्यू उत्तर प्रदेश सरकार में पे करते हैं। ठीक, लखनऊ में हुआ था व्यापारी कल्याण दिवस का आयोजन। MCQ सेक्शन पे आ जाएंगे। MCQ ज़्यादा है इस मंथ में, जून मंथ में। मई 2025 के लास्ट में उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की यूनिट 1 का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था PM मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ए यहाँ पे सही है। 30 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में स्थित घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की इकाई का लोकार्पण किया गया था। आगे बढ़ेंगे। विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम जीरो वेस्ट सिटी इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 तक जीरो वेस्ट सिटी कौन सा बन गया था? तो जीरो वेस्ट सिटी बना था लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, राजधानी लखनऊ इफेक्टिवली जीरो वेस्ट सिटी बना था क्योंकि 700 मीट्रिक टन का वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट नया लगाया गया है शिवरी प्लांट में लखनऊ में। और इस तरीके से लखनऊ 2000 मीट्रिक टन वेस्ट को डेली जो है साइंटिफिक मैनर में प्रोसेस करता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक ज़ीरो नेट वेस्ट सिटी बन गया है लखनऊ। तो 2000 मीट्रिक टन की वेस्ट प्रोसेसिंग लखनऊ करता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में कौन सा कथन सही है? गंगा एक्सप्रेसवे फर्स्ट एक्सप्रेस वे बन गया भारत का जहाँ पर एयर फोर्सेस प्लेन लैंड करने में कैपेबल होंगे डे और नाइट दोनों में, यानी दिन और रात्रि दोनों में एयर फोर्सेस प्लेन यहाँ पर लैंड कर सकेंगे। ये करेक्ट है। इसके बाद एयर फोर्सेस फाइटर प्लेन्स राफेल, मिराज और जैगुआर, इन्होंने लैंडिंग परीक्षण किया था
3.5 किलोमीटर लंबी जो स्ट्रिप बनी है इस निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे में, उसमें लैंडिंग परीक्षण या बेसिकली किया गया था एयरफोर्सेस जेट मिराज राफेल जगुआर के द्वारा। ये सही है, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी यहाँ पे सही है, सी। अगला क्वेश्चन है, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पास स्थित सेक्टर 145 नालागढ़ गांव में शहीदों की याद में 22 एकड़ में वीर रथ पार्क बनाया जाएगा। नालागढ़ गांव में वीर रथ पार्क बनाया जाएगा, ये सही है, वीर रथ पार्क बिल्ड किया जाएगा, करेक्ट है। फिर सेकंड है कि ये एक म्यूजियम भी यहाँ पर स्थित होगा जहाँ पर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बेसिकली 32 जो शहीद रहे हैं उनकी प्रतिमाएं यहाँ पे लगाई जाएंगी, करेक्ट है। नालागढ़ गांव शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज में कर्नल रहे कर्नैल सिंह की शरण स्थली रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इन सब फ्रीडम फाइटर्स का जुड़ाव इस स्थल से रहा है, तो करेक्ट है। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही है, सी। तो कई बार इतिहास की कई सारी चीज़ें हमको करंट अफेयर में जानने को मिलती हैं। आपने नालागढ़ के बारे में किसी हिस्ट्री बुक में नहीं सुना होगा, लेकिन ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सा कथन सही है? मई 2025 में लिए गए निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए उद्देश्य से $1 ट्रिलियन सेल का गठन किया जाएगा। सभी जिलों में, जनपदों में $1 ट्रिलियन सेल का गठन किया जाएगा, सही है। और इस सेल में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी सही संयोजक के रूप में कार्य करेंगे, ये भी सही है। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। तो बस ये आपसे पूछ सकते हैं कि ये $1 ट्रिलियन सेल को हेड कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट के डीएम्स यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स इसको हेड करेंगे, इस सेल को। 1 और 2 दोनों ही सही, सी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। जून 2025 में ललित उपाध्याय ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? ललित उपाध्याय अब हॉकी नहीं खेलेंगे, ये संबंधित है वाराणसी से, ऑप्शन नंबर डी सही है। अर्जुन अवार्ड विनर है ललित उपाध्याय। मेडल विनिंग जो हॉकी इंडियन हॉकी टीम थी जिसने टोक्यो में और पेरिस ओलंपिक में जो ब्रॉन्ज जीता था, इसमें टीम के भाग थे ललित उपाध्याय। इंडियन एस्ट्रोनॉमर शुभांशु शुक्ला जो एक्सियम 4 मिशन पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए हैं, ये कहाँ को बिलोंग करते हैं? आपको पता होना चाहिए, लखनऊ से हैं, ठीक है, लखनऊ से हैं, बी। भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम सुपर अलॉय सामग्री संयंत्र के बारे में क्या सही है? इसको इंडिया लार्जेस्ट टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट कहा जा रहा है, ठीक। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल्स प्लांट को इनॉग्रेट किया, कहाँ पे? लखनऊ में। ये टाइटेनियम प्लांट पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी एरोलाय टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाएगा, ये करेक्ट है। इसके बाद है कि ये प्लांट विश्व का सबसे बड़ा सिंगल साइट टाइटेनियम रिमेल्टिंग केंद्र बन गया है, यह भी सही है। और इसके कंस्ट्रक्शन से एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम अब पॉसिबल होगा भारत में। एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम, इससे कई सारे मशीनरी प्रोडक्ट्स आजकल बनाए जा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे, जिन लोगों को जानकारी है, आईफोन 16 प्रो मैक्स जो नया मतलब मॉडल है अब तक का लेटेस्ट, उसमें टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया है। S24 अल्ट्रा में टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया है, S25 अल्ट्रा में भी। तो एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम का इस्तेमाल बहुत हाई एंड मशीनरी प्रोडक्ट्स में किया जाता है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, यहाँ पे सही है, उपयुक्त सभी। और ये परियोजना, ये बड़ा जरूरी, ये एग्जाम में आ सकता है कि इसको किसके तहत डेवलप किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के एक भाग के रूप में प्रोडक्शन यहाँ पर इस इकाई ने शुरू किया है। इसके बाद 1 जुलाई 2025 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया था महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी, किस डिस्ट्रिक्ट में? गोरखपुर, इसका आंसर है गोरखपुर, सी। ये उत्तर प्रदेश का फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी है, ये एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय है, 268 करोड़ रुपए की लागत से ये खुला है। पिपरी भटहट में ये बना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 जून 2025 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया था 417 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में। करेक्ट है स्टेटमेंट। ये क्लस्टर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन और औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरण, कंप्यूटर हार्डवेयर और संचार उपकरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों के निर्माण का समर्थन करेगा, तो ये भी सही है। हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी 1 और 2 बोथ करेक्ट, 1 और 2 दोनों। इस क्लस्टर को डेवलप किसके द्वारा किया जाएगा? यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इन विच डिस्ट्रिक्ट विल उत्तर प्रदेश विल बिल्ड बांके बिहारी कॉरिडोर? बांके बिहारी कॉरिडोर उत्तर प्रदेश कहाँ बनाएगा? मथुरा में बनाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। हाल ही में चर्चा में रहे सलखन जीवाश्म पार्क के संबंध में कौन सा कथन सही है?
सोनभद्र जिले के सलखन गांव में इस जीवाश्म पार्क को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में शामिल करने के लिए टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। तो टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है सलखन फॉसिल पार्क को। ये 25 हेक्टेयर रीजन में फैला हुआ है, कैमूर रेंज में, और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से एडजॉइनिंग है। ये सही है। इसके बाद है कि ये पार्क को ऑफिशियली फॉसिल पार्क डिक्लेयर किया गया था सन 2000 में। ये कथन रॉन्ग हो जाता है यहाँ से, क्योंकि इसको फॉसिल पार्क का दर्जा कब मिला था? 2002 में। ये वर्ष 2002 में ऑफिशियली इसको फॉसिल पार्क डिक्लेयर किया गया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर करेक्ट वाला पूछा है, सही कथन का चयन करना है, तो आंसर हो जाएगा ए, 1 and 2 ए, 1 and 2 ए। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, जैवमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब के बारे में शोध में महत्वपूर्ण भूमिका इसमें पाए गए स्ट्रेटोमेलाइट्स निभा सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्ट्रेटोमेलाइट्स मिले हैं, स्ट्रोमेटोमेलाइट्स बेसिकली, ठीक है। और एंशियंट साइनोबैक्टीरिया के स्ट्रेटोमेलाइट्स, यहाँ पे स्ट्रोमेटोमेलाइट्स मिले हैं, जहाँ पर हम ये पता लगा सकते हैं कि अर्थ का उद्भव कब हुआ, क्योंकि अभी तक की थ्योरीज क्या कहते हैं कि लाइफ बिगिन कब हुई? 570 मिलियन ईयर्स पहले। लेकिन जो स्ट्रेटोमेलाइट्स मिले हैं या स्ट्रोमेटोमेलाइट्स, ये कितने साल पहले के हैं? 1.4 बिलियन ईयर ओल्ड है, ठीक है। तो यूजफुल इंसाइट यहाँ पर मिल सकती है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई। चूज द फॉलोइंग, इसमें क्या है कि ये बेबी क्रोकोडाइल्स यहाँ पे छोड़े गए थे इटावा रेंज में और बाह रेंज में, किसमें? चंबल रिवर में, जो कि नेशनल चंबल सेंचुरी का भाग है। ये सही। नेशनल चंबल सेंचुरी आगरा और इटावा डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में फैली हुई है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। और चंबल सेंचुरी जो है, नेशनल चंबल सेंचुरी, ये 3 स्टेट्स में फैली हुई है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ आर्ट ग्रीन डेटा सेंटर इनॉग्रेटेड इन जून 2025? कहाँ पर ग्रीन डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया था, हमसे पूछा है। गाजियाबाद के साहिबाबाद में। गाजियाबाद के साहिबाबाद में ग्रीन डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया था। बी यहाँ पे सही है। इसको इनॉग्रेट किसने किया था? चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने और यूनियन मिनिस्टर श्री जितेंद्र सिंह ने साहिबाबाद गाजियाबाद में इसको इनॉग्रेट किया था। साउथ एशिया का रीजनल सेंटर पेरू बेस्ड इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का काम पे सेटअप किया जाएगा। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो पेरू में है, ठीक है, इसका रीजनल सेंटर उत्तर प्रदेश में कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? आगरा में। आगरा के सिंगड़ा में इसको बनाया जाएगा। आगरा जिले के सिंगड़ा नामक जगह पर साउथ एशिया का रीजनल सेंटर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का डेवलप किया जाएगा। और इसमें ज़मीन उत्तर प्रदेश की सरकार देगी, और बाकी जो है टोटल कॉस्ट इसमें 171 करोड़ रुपए आएगा। 111 करोड़ रुपए प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, 60 करोड़ CIP यानी कि इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के द्वारा। तो ये आगरा में खुलेगा रीजनल सेंटर साउथ एशिया का। उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली अनाउंस किया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाउ मैनी मॉडर्न रेस्क्यू सेंटर। मॉडर्न रेस्क्यू सेंटर ये कहाँ कहाँ पे खुलेंगे? ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट यानी मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए ये रेस्क्यू सेंटर कहाँ पे खुलेंगे? 4 अत्याधुनिक बचाव केंद्र खोले जाएंगे। एक हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य मेरठ में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य महाराजगंज में, और रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य चित्रकूट में। यहाँ पे खोला जाएगा रेस्क्यू सेंटर। जून 2025 में अपने समृद्ध पकवानों के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के किस नगर को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के तौर पर नॉमिनेट किया गया है? यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ में शामिल किए जाने के लिए ऑफिशियली भारत के मतलब ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ सिटी को नॉमिनेट किया गया है, जो अपने यहाँ के व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ। हालांकि सिर्फ नॉमिनेशन हुआ है, अभी उत्तर प्रदेश का लखनऊ ये ऑफिशियली घोषित नहीं हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे घोषित हो जाए, लेकिन तब तक के लिए याद रखिएगा कि अभी जो सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित एकमात्र नगर है पूरे देश का, वो हैदराबाद है, और अभी लखनऊ को नॉमिनेट किया गया है। वाराणसी जो है यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ की लिस्ट में सिटी ऑफ म्यूज़िक के रूप में मान्यता प्राप्त है फिलहाल के लिए, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश अ सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ रॉकेट एंड सैटेलाइट वॉज डन बाय द ज्वाइंट एफर्ट्स ऑफ इसरो एंड स्पेस एंड ट्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड। स्पेस एंड ट्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड ने इसरो के सहयोग से बाकायदा एक मॉडल सैटेलाइट छोड़ा, एक रॉकेट छोड़ा, और एक सैटेलाइट भी उससे बाहर आया था। 15 किलोग्राम का रॉकेट ये इस कंपनी ने बनाया था। ये 1.1 किलोमीटर ऊपर गया, बाकायदा पेलोड भी इससे बाहर आया, जिसको पैराशूट से नीचे उतारा गया। तो कहाँ पे ये टेस्ट किया गया था? कुशीनगर में। कुशीनगर में उत्तर प्रदेश का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था, कह सकते हैं, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। डी यहाँ पे सही है, डी। उत्तर प्रदेश ने नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों सहित शहरी स्थानीय निकायों को शहरी विकास विभाग से अनुमोदन प्राप्त किए बिना
कितने रुपए तक के बुनियादी संरचना कार्यों को सीधे कराने का अधिकार दे दिया है। तो उत्तर प्रदेश ने अर्बन लोकल बॉडीज़ को थोड़ा सा ढील दिया है कि वो फंड का उपयोग कर सकते हैं। 10 करोड़ रुपए तक का काम बिना शहरी विकास विभाग के अनुमोदन के कराया जा सकता है। पहले इसे क्या था कि हायर एक्सपेंडिचर लिमिट्स केवल उसके लिए थी, ड्रेनेज वर्क कराने के लिए, जल निकासी संबंधी कार्य कराने के लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लेकिन अब 10 करोड़ रुपए तक का काम अर्बन लोकल बॉडीज़ करा सकते हैं बिना अप्रूवल के। आगे बढ़ेंगे। एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो लॉन्च किया था, ट्री प्लांटेशन ड्राइव, 40,000 ट्री यहाँ पर दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर लगाना है। ये उत्तर प्रदेश में कहाँ से शुरू हुआ था? ये उत्तर प्रदेश में बागपत से शुरू हुआ था। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 कैंपेन, डी यहाँ पे सही है, बागपत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बिजनौर, मलिन रिवर, ये आपका सही सुमेलित है। देवरिया, ये छोटी गंडक, सही। वाराणसी मथुका रिवर के पास है, ये सही। तो सारे ही सही सुमेलित हैं, कोई भी आपका गलत सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा इसमें डी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तरह एक जिला एक नदी कार्यक्रम स्कीम यहाँ पर शुरू की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इसका उद्देश्य है जो कई सारी रिवर हैं जो बिल्कुल ख़राब हालत में है। रिवर क्या है? रिवलेट्स हैं, यानी बहुत छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स हैं बड़ी रिवर की जो ख़राब हालत में, उनको रिजुवनेट करना उद्देश्य है। डी। उत्तर प्रदेश ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट नीति 2024 के बारे में क्या सही है? ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट नीति बेसिकली लाई गई है टूरिस्ट को सपोर्ट करने के लिए और टूरिज्म प्लेसेस में जिनका घर वगैरह है उनकी इनकम बढ़ाने के लिए। तो पहला कथन यहाँ पर सही है। उसका उद्देश्य राज्य भर में पर्यटन को बढ़ावा देना, सेवा मानकों को बढ़ाना, बेहतर आवास विकल्पों के माध्यम से रोजगार सृजित करना। होम स्टे के तहत अधिकतम 12 बेड की अनुमति होगी, यह करेक्ट है। इस नीति के तहत कोई भी व्यक्ति अपने घरों में से 1 से 6 कमरों तक की इकाई को होम स्टे के रूप में पंजीकृत करा सकता है। राज्य में पहली बार ऐसी कोई समर्पित इससे पहले राज्य में कोई होम स्टे की समर्पित नीति नहीं थी। मतलब ऐसी स्कीम्स तो लाई गई हैं अलग अलग पर्यटन स्थल पर, लेकिन कोई डेडिकेटेड पॉलिसी इसकी नहीं थी। इसका उद्देश्य देखिए समझिए क्या है। जैसे मान लीजिए राम मंदिर दर्शन करने आपको जाना है और अयोध्या में आप होटल नहीं ले सकते, होटल सारे फिलअप हो चुके हैं किसी कारण से, या फिर बहुत महंगे महंगे होटल्स हैं, 10,000 रुपये 20,000 रुपये एक नाइट का चार्ज कर रहे हैं। तो वहाँ पर पर्यटन स्थल के आसपास, राम मंदिर के जस्ट आसपास किसी का मकान होगा, वो अपने मकान के कुछ कमरों को होम स्टे के रूप में डेवलप कर सकता है और रजिस्टर कर सकता है, जिससे पर्यटक वहाँ पर एक फिक्स चार्ज पर रुक सकेंगे। उनको ब्रेकफास्ट भी उपलब्ध कराएगा अगर घर का मालिक, तो वो चार्ज कर सकता है। क्या चार्ज किया जाएगा ये सब रेगुलेट किया जाएगा पॉलिसी के तहत। सुरक्षा वगैरह भी यात्रियों की इंश्योर की जाएगी। तो इस तरीके से दोहरे फायदे होंगे। जिनका मकान है अयोध्या के पास, मतलब राम मंदिर के पास, उनका तो आय बढ़ी और जो टूरिस्ट लोग हैं उनको भी सुविधा हो गई कि उनको बहुत महंगा होटल नहीं लेना पड़ा। तो ये होम स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी यही है दोहरे उद्देश्य के लिए। इसका आंसर सी है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। जून 2025 में निम्न में से किस विश्वविद्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण में दुधवा टाइगर रिजर्व में 110 से अधिक तितली की नई प्रजातियां दर्ज की गई थी? लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जो है शोध किया था कि लगातार बायोडाइवर्सिटी इंप्रूव हो रही है दुधवा टाइगर रिजर्व की और 110 नई तितली की प्रजातियां खोजी गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो बाल श्रम मुक्त बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश को 2027 तक, 2027 तक बनाया जाएगा। बी यहाँ पे सही है, बी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चूज द करेक्ट अमॉन्ग दीज। तो दो कथन हैं। पहला है कि बुलंदशहर में पर्यावरण दिवस 2025 पर जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने नमामि गंगे मिशन के तहत एक विशेष कार्यक्रम का नेतृत्व किया था। ये कथन सही है। अगला है वृक्षारोपण, गंगा संरक्षण, प्राकृतिक कृषि, युवाओं में सहभागिता और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये भी सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर फाइंड करना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के जेवर में 3700 करोड़ रुपए की लागत से एक डिस्प्ले ड्राइवर चिप निर्माण इकाई स्थापित करने को सहमति प्रदान कर दी थी। डिस्प्ले ड्राइवर चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये कहाँ पर बनेगा? उत्तर प्रदेश के जेवर में। और ये प्रोजेक्ट ये 6th सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अप्रूव किया गया है। ये सही है। और ये प्रोजेक्ट फॉक्सकॉन और HCL की पार्टनरशिप में डेवलप किया जाएगा। यह कथन भी सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। सी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। अब करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। इसमें भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पुलिस बलों में विभिन्न पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 25% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि आरक्षण का जो प्रतिशत है वो 20% है। कितना है? 20% है, अप्रूव किया गया है। और गवर्नमेंट ने 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी इनको प्रोवाइड करने का निर्णय लिया है, जो कि सही है। अब वैकेंसी तो आए, पहले आरक्षण तो आपने अनाउंस कर दिया, लेकिन वैकेंसी भी तो निकाली तब तो लाभ मिलेगा।
खैर इसका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बी, सेकंड ओनली यहाँ पे सही है, केवल 2। आगे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि एक बचपन डे केयर सेंटर खोला जाएगा। कितने डिस्ट्रिक्ट में खोलेंगे? डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस के लिए और जो स्पेशल केयर वाले चाइल्ड होते हैं, ठीक है, उनके लिए 26 अतिरिक्त ज़िलों में ये खोले जाएंगे। बचपन डे केयर सेंटर 26 अतिरिक्त ज़िलों में ये खोले जाएंगे और इसका उद्देश्य है कि सभी ज़िलों में एक एक बचपन डे केयर सेंटर हो। करेंटली ये ऑपरेट कर रहे हैं 25 ज़िलों में और डिविजनल हेडक्वार्टर्स में, 7 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में बचपन डे केयर सेंटर्स हैं। इनको एक्सटेंड करने का उत्तर प्रदेश का उद्देश्य है कि 25 और ज़िलों में ये इस्टेब्लिश किए जाएंगे बचपन डे केयर सेंटर्स। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग भाई। उत्तर प्रदेश सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन पॉलिसी आई है, इसके बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला इसमें कि उत्तर प्रदेश जल्द ही उत्तर प्रदेश सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन पॉलिसी जारी करेगी, जो पहली डेडिकेटेड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पॉलिसी होगी किसी भारतीय राज्य की। ये सही है और ये मेंस के लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि मेंस में जो GS 5-6 वाला पेपर है इसमें आ सकता है। द पॉलिसी एम्स नॉट ओनली टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट बट आल्सो क्रिएट सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स फॉर द एग्रीकल्चर कम्युनिटी इन द स्टेट। चूँकि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल किससे बनता है? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल रिन्यूएबल सोर्सेज से बनता है, जैसे कि एग्रीकल्चरल वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट और फॉरेस्ट रेसिड्यू से। तो इससे क्या होगा? किसानों को लाभ होगा, अपना रेसिड्यू वो बेच करके पैसे प्राप्त कर सकेंगे। और वहीं दूसरी ओर क्या होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगी, तो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो दोहरी नीति मतलब दोहरा उद्देश्य है इस नीति का, न केवल हरित ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करना है, बल्कि यह सुनिश्चित भी करना है कि किसानों को उनकी आय बढ़ती हुई देखने को मिले। और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल सस्टेनेबल फ्यूचर तो प्रमोट करेगा ही। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। उपरोक्त तो सभी सही कथन है इसमें सी। अब करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं माँ की रसोई के नाम मतलब बारे में। माँ की रसोई नंदी सेवा संस्थान ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सहायता के लिए शुरू किया है, नंदी सेवा संस्थान। अब जैसे रोल ऑफ NGOs इन उत्तर प्रदेश, ये GS 5-6 में एक टॉपिक है, उत्तर प्रदेश में क्या NGO काम करते हैं, तो उसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं नेक्स्ट पेपर में, ठीक है। नंदी सेवा संस्थान ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सहायता के लिए पहले शुरू की है। मात्र 9 रुपये में लोगों को भोजन मिल सकेगा इसमें, ठीक है, सही। ये रसोई प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में खोली गई है, ये भी सही है। तो आंसर इसमें हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। योगी आदित्यनाथ जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। नॉर्थ इंडिया की लार्जेस्ट फिल्म सिटी के बारे में बताना क्या सही है? ये प्रपोज कहाँ पे? नोएडा उत्तर प्रदेश में बनना है इसको, और सेक्टर 21 ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के अलॉन्ग ये बनेगी फिल्म सिटी, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया इसको चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट है कि 500 एकड़ में पहले कवर करेंगे, तो ये 500 एकड़ सही एरिया नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि फर्स्ट फेज़ में 230 एकड़ जो है कवर किया जाएगा, ये सही है। पहले चरण में 230 एकड़ पर निर्माण शुरू किया जाएगा, तो हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा 1 and 3, 1 and 3 ओनली यहाँ पे सही है, 1 and 3 ओनली। आगे है उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के अंतर्गत लाभार्थी आवंटन के लिए जिलेवार कोटा प्रणाली को खत्म कर दिया है। ये स्पेशल जो कह सकते हैं जिलेवार कोटा सिस्टम सिर्फ उत्तर प्रदेश में चलता था, यानी कि एक कैपिंग होती थी कि पर जिले में कितने बेनिफिशरी हो सकते हैं, ठीक है। अब इस कोटा सिस्टम को एबॉलिश कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये सही है। पहले कोटा होता था कि एक ज़िले में इतने लोग लाभार्थी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, तो कोटा सिस्टम हटा दिया गया है। और वहीं पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत पॉपुलेशन बेसिस पर कवर किया जाता है हर स्टेट को, स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से कोटा फिक्स किया जाता है, जो कि रूरल एरियाज़ में 64.46% होना चाहिए और 78.54% अर्बन एरियाज़ में होना चाहिए। मतलब जनसंख्या अगर कोई भी है, जितनी भी जनसंख्या है किसी भी कह सकते हैं स्टेट में, उसमें कम से कम रूरल आबादी के 64.46% भाग को कवर किया जाए और 78.54% भाग को कवर किया जाए। तो दूसरा कथन भी सही है, हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। तो उत्तर प्रदेश ने कोटा सिस्टम अबॉलिश कर दिया है, मतलब कोई कैपिंग नहीं होगी कि किस जिले में कितने जनसंख्या के लोगों को फूड ग्रेन मिलेंगे। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का कवरेज अप टू 90% तक बुंदेलखंड रीजन में जो है बढ़ा दिया गया है, जानकारी दी गई थी। और कवरेज सेवरल एलिजिबल डिस्ट्रिक्ट में ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में 85% तक बढ़ा दिया गया है। आगे क्वेश्चन है कि एज पर द अनाउंसमेंट मेड इन जून 2025 एक मेमोरियल ग्रेट वॉरियर महाराजा बिजली पासी के नाम पर ये कहाँ पे बनेगा? तो बिजली पासी का स्मारक बनेगा गोरखपुर में, डी यहाँ पे सही है, डी। आगे प्रश्न है चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश जो है, इन्होंने स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड वुमेन सेफ्टी
के लिए प्रदान किया था ऑपरेशन जागृति को। ऑपरेशन जागृति आगरा जोन में चलाया गया था वुमेन की सेफ्टी, सेल्फ रिलायंस और रेस्पेक्ट मेंटेन करने के लिए। तो स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड ऑपरेशन जागृति को मिला था। ये किसने रन किया था? आगरा जोन ने। आगरा जोन ने। तो पहला कथन यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है, ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में, और इसको इनॉग्रेट किया था यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इसको भूपेंद्र यादव जी ने नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस सेमिनार को इनॉग्रेट किया था। योगी आदित्यनाथ जी, टाटा ग्रुप ये एग्री कर गया है, एग्रीमेंट इसने साइन किया है टू सेट अप ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इन लखनऊ। कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी जो उत्तर प्रदेश की आई है उसके तहत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाए जाने हैं। तो टाटा ग्रुप जो है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर लखनऊ में बनाएगा, ये सही है। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा डी। डी यहाँ पे सही होगा, केवल 1 और 3, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का 5वां कृषि विश्वविद्यालय महात्मा बुद्ध के नाम पर कुशीनगर जनपद में स्थापित होने जा रहा है, या सही है? सही है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का लोकार्पण और महाराजा सुहेलदेव की 40 फीट ऊंची नवीन प्रतिमा का अनावरण किया था, ये सही है। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी। सी सही होगा, 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी 1 और 2 दोनों ही सही है। महाराजा सुहेलदेव के बारे में ध्यान रखिएगा। श्रावस्ती में इन्होंने थारू और कई सारी जनजातियों को कह सकते हैं थारू, बंजारा, इन सब जातियों के जो सरदार थे उनको यूनाइट करके टर्किश इन्वेडर्स के खिलाफ रेजिस्ट किया था। आक्रांताओं का जो कह सकते हैं आगमन हुआ था, जो टर्किश इन्वेडर्स बेसिकली आए थे, उनके साथ युद्ध लड़ा था महाराजा सुहेलदेव ने। बहराइच के युद्ध के लिए बेसिकली जाने जाते हैं। बहराइच का युद्ध हुआ था 1034 में, जिन्होंने इसमें महाराजा सुहेलदेव ने महमूद गजनी के भतीजे को हराया था बहराइच के युद्ध में। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर उत्तर प्रदेश का चौथा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम प्रस्तावित है? चौथा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम प्रस्तावित है गोरखपुर में। योगी आदित्यनाथ जी का पर्सनल इंटरेस्ट है इसमें कि यहाँ पर एक क्रिकेट स्टेडियम बने, गोरखपुर में बनेगा। 18 मंथ में इसको तैयार किए जाने की बात कही जा रही है। ताल नादौर गोरखपुर में बनेगा। उत्तर प्रदेश में जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है सबसे पहला और सबसे पुराना अंग्रेजों के समय का कानपुर है। फिर लखनऊ में इकाना बनवाया गया था, यहाँ पर मैचेस सब काफ़ी हो रहे हैं। वाराणसी में निर्माणाधीन है और गोरखपुर में भी बनने वाला है। तो कुल मिलाकर 4 इंटरनेशनल स्टेडियम उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे जब गोरखपुर और वाराणसी का ये पूरा हो जाएगा काम। अभी फ़िलहाल अगर बात करें तो 2 ही हैं जो तैयार हैं, कानपुर वाला और लखनऊ वाला। मई 2025 में अनाउंस किया गया कि एक नया इंडस्ट्रियल एरिया या टेक्सटाइल पार्क उत्तर प्रदेश में सेटअप किया जाएगा। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में नया टेक्सटाइल पार्क सेटअप किया जाएगा वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में सेटअप किया जाएगा, सी। और ये 20 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क होगा शाहजहाँपुर वाराणसी के पास, और यूपी सीडा को इसका काम सौंपा गया है लैंड वगैरह इकट्ठा करने का। अकॉर्डिंग टू डेटा गिवन इन जून 2025, उत्तर प्रदेश की पोजीशन इन टर्म्स ऑफ परचेजेस फ्रॉम द GM पोर्टल। GM पोर्टल से परचेज के मामले में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? पहला है, फर्स्ट है, सी यहाँ पे सही है। पीयूष चावला जिन्होंने रिटायरमेंट अब ले लिया था सभी फॉर्म ऑफ क्रिकेट से, कहाँ से बिलोंग करते हैं? इन्होंने जो है T20 वर्ल्ड कप 2007 में पार्टिसिपेट किया और ये ODI वर्ल्ड कप 2011 जो हुआ था उसमें भी ये भाग थे टीम का। तो पीयूष चावला जी हैं अलीगढ़ से। कुंभवाणी के बारे में क्या सही है? आकाशवाणी स्पेशल FM चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल ध्वनि, इसको इनॉग्रेट किया गया था प्रयागराज से। इसका ब्रॉडकास्ट 10 जनवरी 2025 से 26 फेब 2025 तक हुआ था, यह भी सही है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 103.5 मेगाहर्ट्ज़ थी। तो ये तीनों ही कथन यहाँ पर सही है। आंसर हो जाएगा इसमें डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि कौन सा करेक्ट है? एक्सपोर्ट जो उत्तर प्रदेश से हुआ था ये 88,967.42 करोड़ से बढ़ करके 1,70,340.95 करोड़ हो गया था। कितने अवधि में? 2017 से लेकर 2023-24 की अवधि में। मतलब 6 सालों में जो उत्तर प्रदेश का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है, वो काफ़ी बढ़ा है, ये सही है। 2017 से 2018 के बीच 23-24 तक ये जो 6 सालों में सर्वाधिक बढ़त जो दर्ज की गई एक्सपोर्ट में, वो किस में दर्ज की गई है? इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उससे जुड़े इक्विपमेंट्स में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई। अगर इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट की बात करें तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, आयोग आपको कह सकता है कि सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट किया गया है, वो रॉन्ग है। इलेक्ट्रिकल मशीनरी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट हुई है, मतलब ग्रोथ के मामले में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दर्ज की है इलेक्ट्रिकल मशीनरी और रिलेटेड इक्विपमेंट्स ने। सी यहाँ पे सही है, सी।
बाकी कौन से ग्रोथ कह सकते हैं इंडस्ट्री ने क्या ग्रोथ की है वो यहाँ पे लिखी हुई है। एग्जैक्ट नंबर्स नहीं याद रखना है, बस ये ध्यान रख सकते हैं कि कौन कौन से सेक्टर ने ग्रो किया है एक्सपोर्ट के मामले में पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश में। तो ये मेंस में आप डेटा यूज़ कर सकते हैं, अगर प्री में नहीं तो मेंस में वाला डेटा बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। एज पर डेटा अवेलेबल टिल May 2025, विच डिस्ट्रिक्ट इज़ नॉट अमंग द टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ GSDP। उत्तर प्रदेश में GSDP के मामले में टॉप 10 में कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं आता है। अयोध्या जो है टॉप 10 का भाग नहीं है अभी भी, डी। आप देखेंगे ये लेटेस्ट डेटा है डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एस्टिमेट्स फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक के इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिवीजन ऑफ प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने तैयार किया है। लेटेस्ट आंकड़ा कुल मिलाकर माना जाएगा 2025-26 तक। गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है स्टेट की GSDP में, फिर जो है लखनऊ का कंट्रीब्यूशन है, फिर गाज़ियाबाद का है, फिर आगरा का है, और कानपुर नगर जो है अपनी प्लेस इंप्रूव करते करते 5th नंबर पर आ चुका है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की GSDP में कंट्रीब्यूशन के मामले में 5th पर है कानपुर नगर, प्रयागराज 6th पर है, मेरठ 7th पर, 10वें पर वाराणसी आ गया है। तो मेरे हिसाब से टॉप 10 कोशिश करें कि याद रखें, अदरवाइज टॉप 5 तो इसमें ज़रूर याद आपका होना चाहिए जब तक नया डेटा नहीं आ जाता। और नया डेटा 2-3 साल में आता है जनरली, इतनी जल्दी नहीं आता है। तो यही ध्यान रखिएगा, आप इस अगले 1-2 साल तक याद रख सकते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसने दर्ज किया है? सबसे ज़्यादा ग्रोथ दर्ज किया है महोबा ने, चित्रकूट ने, अमेठी ने, बांदा ने, मैनपुरी ने, सुल्तानपुर ने, बदायूं ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ दर्ज किया है, याद रख सकते हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ पुअर एंड डिप्रीव्ड सेक्शन ऑफ इन प्राइवेट स्कूल। गरीब और वंचित तबके के बच्चों को निजी विश्वविद्यालयों में फ्री में एडमिशन दिलाने के मामले में कौन सा जिला यहाँ पे टॉप पर रहा है? ये रहा है बस्ती। ए यहाँ पे सही है, बस्ती। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा कथन सही है? योगी आदित्यनाथ जी ने 20 जून 2025 को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, यह सही है। और इस एक्सप्रेसवे की लंबाई होगी 91.35 किलोमीटर, से कनेक्ट करेगा गोरखपुर को आजमगढ़ से, ये भी सही है। आंसर इसमें सही हो जाएगा C, 1 and 2 बोथ करेक्ट। अब बताना है कि इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट CM कंपोजिट स्कूल हैज़ बीन स्टार्टेड। जून 2025 तक उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में अत्याधुनिक मुख्यमंत्री कंपोजिट स्कूलों का निर्माण शुरू हो गया है? तो CM कंपोजिट स्कूल का निर्माण शुरू हो गया है 39 स्कूल्स में, 39 स्कूल्स में। C यहाँ पे सही है, C। कंपोजिट स्कूल में प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा एक ही परिसर पर उपलब्ध कराने की बात की जा रही है। हर जिले में एक ऐसा स्कूल स्थापित करना चाहते हैं कंपोजिट स्कूल, और उसकी देखा देखी 150 ऐसे मॉडल स्कूल हर जिले में तैयार करने का इनका लक्ष्य है। 30 करोड़ रुपए प्रत्येक स्कूल पर खर्च किए जाएंगे, और उनको जो डिजिटल सिस्टम्स हैं जैसे लाइब्रेरीज, स्मार्ट क्लासरूम, लेबोरेटरीज, इन सबसे लैस किया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने इस बार ऐड किए हैं ROE पेपर के लिए। आप जो है इसको एक्सेस कर लीजिएगा, PDF जिनको मिलेगी हमारे पेड ग्रुप मेंबर्स को। इनको ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो वैसे तो हम लोग करा चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट से, मैगजीन्स और जो भी पब्लिकेशन होता है उससे हमने छान कर कुछ स्पेशल तथ्य यहाँ पे रखे हैं। तो ये आप पढ़ लीजिएगा उत्तर प्रदेश की जून 2025 की PDF में से।